अगर कोई लोग चाय पीने के आदी हैं तो चाय का अल्टरनेट के लिए हम एक आज ये खा लूं, आज मेरा ये खाने का मन है तो ये खा लूं क्या। जैसे किसी को शुगर है, अगर मैं कह दूं कि थोड़ा थोड़ा मीठा खाते रहना, क्योंकि दही खाने से शुगर बढ़ती है, क्योंकि पुराने गेहूं ज़्यादा बेहतर है। जो व्यक्ति दिन में रोजाना सो रहा है वो शुगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपकी दिनचर्या कब से शुरू होती है? सुबह जो हमारी पचाने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज के ज़माने में सर अपन देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम देखी जाती है। तो क्या गेमिंग के अंदर इतना हो गया है कि उसको बस उसके अंदर ही घुसे रहना है। जब तक मोबाइल चल रहा है तब तक खा रहा है, और उनका भी एक टारगेट होता है कि ये इतने साल का हो गया तो इतनी रोटी तो देनी ही है। टाइफाइड हो गया। जी हमारे यहाँ मोदी सर बाबूजी के जी। नाम से परहेज कराए जाते हैं, क्योंकि वो लोग परहेज नहीं करते हैं तो टाइफाइड में भी डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 की नई सीरीज गोल्डन सिटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट सीट पर बैठे हुए हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल चंद्र। तो आज हम इनसे जानेंगे आयुर्वेद के बारे में, जो अमूमन आज के समय में जो कॉमन बीमारियां हो रही है उनके बारे में, लोगों के अंदर जो स्टेमिना वगैरह जो है उसकी जो कमी है उसके बारे में, बेसिकली एलोपैथिक और आयुर्वेद में मेजर डिफरेंस क्या है, लोगों को एलोपैथिक छोड़कर आयुर्वेद की तरफ वापस क्यों आना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम सर से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका गोल्डन सिटी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर है। मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर छोटी सरडी तहसील जिला प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। और लगभग इसी वर्ष मतलब 2026 के अंदर मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। उससे पहले पास में एक गांव था जलूदिया किलूखेड़ा, जहाँ सन 2015 से मैं सरकारी विभाग में कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं पतंजलि में भी रहा हूँ। 2012 या 13 के आसपास मैं पतंजलि चिकित्सालय प्रतापगढ़ जिले पे बैठता था। अच्छा सर, आपने अभी जिस हिसाब से आपका परिचय दिया, आपकी उम्र देखकर इतनी लगती नहीं है कि आपने इतना लंबा समय तय कर लिया है आयुर्वेद के अंदर। उसका ऐसा था कि सन 2005 की बात मैं बताऊं। सन 2005 में मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी हमारे एक ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के जी। पद पर कार्यरत है। ये सुंदा में यहाँ पोस्टिंग है उनकी। तो सीधे जब उन्होंने 2005 में 12th पास करी और उन्होंने एक टेस्ट दिया था आरपीएटी। उस टाइम नीट नहीं हुआ करते जी। थे, एक आरपीएटी टेस्ट हुआ करता था जिसको राजस्थान प्री आयुर्वेद टेस्ट बोलते थे। और उनका सिलेक्शन हुआ और 2005 में उन्होंने बीएमएस में एडमिशन किया। और मेरी भी यही इच्छा थी कि उनको देख देख के मेरे मन में यूं लगता था कि मैं एमबीबीएस करने के बजाय मैं भी आयुर्वेद करूं। तो 2007 में जब मैंने 12th पास करी तो मैंने भी आरपीएटी का टेस्ट दिया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और श्री गंगानगर आयुर्वेद कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो काउंसलिंग के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ और 5 साल वहाँ लगभग 5.5 साल का बीएमएस का कोर्स होता है। तो वो करने के बाद फिर मैं पतंजलि में गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट में 2015 से मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, जब आपने बीएएमएस की जो डिग्री की है सर, तो उसके अंदर क्या संघर्ष देखने को मिलता? वैसे क्या था कि बीएमएस के लिए मैंने पहले बताया आपको कि जी। एक आरपीएटी करके एक टेस्ट होता था, राजस्थान प्री आयुर्वेद टेस्ट। उस कंपटीशन को हमको फाइट करना पड़ता था। और सबसे पहले तो यह था कि मैं सीधा क्या 12th करके और मैंने टेस्ट दिया था, जी। और ना कोई ऐसी कोई तैयारी थी। तो हमने जो 12th में पढ़ा था उसी को आगे देख के ना हमने जो पेपर दिया और आरपीएटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में ऐसा था कि सबसे पहले मुझे बीएचएमएस में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन का मतलब यह है कि मेरा नंबर बीएचएमएस में आया था, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर। लेकिन मेरा क्या आयुर्वेद में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उस समय क्या था कि जब काउंसलिंग हुई तो बीएचएमएस में हो गया, मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि रिस्ट फलिंग काउंसलिंग हुई। रिस्ट फलिंग काउंसलिंग का मतलब था कि बीएमएस में कुछ सीटें खाली रह गई थी। जी। तो उस रिस्ट फलिंग काउंसलिंग में मैंने भाग लिया और फिर मैं बीएचएमएस से बीएमएस के अंदर आया। और अंदर आने के बाद भी क्या था कि हमारा एक प्राइवेट कॉलेज था जो कि यूनिवर्सिटी के अंडर था। तो उसकी लगभग प्रति वर्ष की जो फीस हुआ करती थी वो उस समय 60,000 रुपये हुआ करती थी। अब मैं सन 2007 की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मेरे पापा सर्विस में थे उस समय, तो मुझे जहाँ तक याद है तो वो रिटायर्ड हो चुके थे। और उस समय 60,000 रुपये बहुत मुश्किल
हुआ करते थे, क्योंकि समस्या यहाँ थी कि 2005 में मेरे बड़े भाई साहब का एडमिशन हुआ था, तो उनकी भी 60,000 फीस देनी थी, मेरी भी 60,000 रुपये फीस देनी थी। इसके अलावा हम दोनों का खाना पीना, रहना, और हम लोग क्या था कि एडमिशन के बाद जैसे तैसे करके फीस जमा हुई हमारी। जब हमारा एडमिशन हो गया तो हमारे जब रहने की बात आई, तो लगभग हम लोग पीजी में रहा करते थे। उस समय इतना खर्चा नहीं हुआ करता था, तो हम पीजी इसलिए लेना पड़ा कि हम दोनों एक साथ रह लेंगे और खाना पीना भी हो जाएगा। तो उस समय मुझे याद है कि हम वहाँ जहाँ रहते थे तो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें एक मकान था, तो उसमें एक कमरा था, तो उसके अंदर रहते थे। तो पीजी था, तो खाना पीना वगैरह सब वहीं था। तो 5,000 रुपये प्रति माह हम दोनों का खर्चा था। और जहाँ तक मुझे याद है, तो मेरे पापा की जो पेंशन हुआ करती थी रिटायरमेंट के बाद, जो कि 2005 के आसपास हो गया था उनका रिटायरमेंट, तो वो जो पेंशन थी वो लगभग 9,000 रुपये के आसपास उनकी, शायद 9,000 या 7,000 भी हो सकती है। तो 5,000 अगर हम वो हमको भेज देंगे, तो उनके खाने पीने और दवाइयों वगैरह का जो खर्चा हुआ करता था, तो वो कैसे वहन करते। तो एक समय ऐसा भी आया था कि उन्होंने हमको यूं कहा कि तुम लोग जब वहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो एक काम करना कि तुम सुबह कॉलेज जाना, जी। और शाम को तुम्हारी कोई जॉब वगैरह ढूंढ लेना। तो फिर अब इतना तो हम कुछ थे नहीं कि हम वहाँ करेंगे क्या जॉब वगैरह, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में भी रहते थे और वहाँ रहना भी जरूरी था। तो जिस मकान मालिक के हम वहाँ जहाँ किराए रहते थे हम, तो उनके एक मिठाई की दुकान थी। तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम शाम को हमारी मिठाई की दुकान पे बैठ जाना, तो तुमको 1,000 रुपये वगैरह के आसपास हम दे देंगे दोनों भाइयों को। लेकिन कुछ किस्मत ऐसी रही कि उसी दौरान छठा वेतन आयोग लागू हो गया था, और छठे वेतन आयोग का लागू होने के बाद मेरे पापा की जो सैलरी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। मतलब 5-7 हज़ार रुपये, हो सकता है कि उस टाइम और बढ़ी हो। तो संघर्ष भी रहा है, और यूं समझो कि किस्मत ने भी साथ दिया कि हमको वहाँ काम नहीं करने के बजाय हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे भी रहा, और काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सेट हो गई। अच्छा सर, आज के ज़माने में अगर कोई आयुर्वेद के फ़ील्ड की ओर जाना चाहे या किसी को आयुर्वेद के अंदर रुचि हो और वो उस तरफ जाना चाहे, तो वो किस प्रकार से 12वीं बाद या फिर वो जो है बीएससी के बाद जा सकता है? इसके बारे में आज थोड़े युवाओं को गाइड कर हाँ, दीजिए। उसके लिए क्या होता है कि अभी क्या है कि 12th के बाद सीधा एक नीट का पेपर होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है। हमारे समय में तो बहुत अलग अलग हुआ करते थे कि एक पीएमटी टेस्ट होता था जो प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, एक पीएटी होता था वो प्री आयुर्वेद टेस्ट होता था। लेकिन वर्तमान में एक नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ही एमबीबीएस बीटीएस वगैरह और बीएमएस भी उसी के थ्रू होती है। जैसे जैसे नंबर होते हैं, जिसको जो चॉइस करना होता है, जो अच्छा नंबर लाता है वो एमबीबीएस में चला जाता है। उसके बाद जो भी जैसा भी है वो काउंसलिंग के थ्रू सारी प्रोसेस होती है। और बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी है, और इसकी भी 5.5 साल का डिग्री होती है, जिसमें 4.5 साल की तो उनका क्लास वगैरह होती है, और जो लगभग 1.5 वर्ष का जो होता है, सॉरी 1 वर्ष का, तो वो इंटर्नशिप वगैरह होती है उनकी। तो इसके अंदर स्कोप किस प्रकार से देखते हैं आप? बीएमएस में बहुत अच्छे स्कोप हैं। आज वर्तमान की हम बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत अच्छे हैं। राजस्थान में तो लगभग 5,000 के आसपास तो आयुर्वेद हॉस्पिटल है, और इसके अलावा अभी वर्तमान में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो वेलनेस सेंटर में भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो जॉब अगर हम प्राइवेट में भी बात करें तो बहुत सारे पंचकर्मा, क्योंकि लोगों का रुझान है अभी आयुर्वेद की तरफ, तो वो खुद के क्लिनिक वगैरह भी खोल सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर भी खोल सकते हैं। और बाहर भी अगर विदेशों में भी जाना चाहें तो विदेशों में भी बहुत अच्छे स्कोप है आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो बीएमएस करना तो बहुत अच्छा है अभी वर्तमान में। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके बड़े भाई साहब आयुर्वेद के अंदर थे, तो आपका रुझान एमबीबीएस से हटकर आयुर्वेद की तरफ आ गया। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि बेसिकली जो एमबीबीएस होती है और आयुर्वेद होती है, क्या ये दोनों अलग-अलग होती है? चिकित्सा क्षेत्र में दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। उनकी खाली पैथी का फर्क होता है, वो भी 5.5 साल की डिग्री होती है, हमारा भी 5.5 साल का डिग्री होता है। उनको कुछ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, और हमको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न मेडिसिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। ज़्यादा विशेष फर्क तो नहीं है, लेकिन चिकित्सा में फर्क हो सकता है। अच्छा, मैंने देखा है सर अमूमन की जो एलोपैथिक होती है,
लोग उसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं क्योंकि वो जल्दी से ठीक करती है, और लोगों का कहना है कि आयुर्वेद जो है वो एक तो कॉस्टली पड़ता है और दूसरा जो है वो थोड़ा धीरे से रिजल्ट देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काफी सारी चीजें हैं, जैसे आज के समय में लोगों को क्या है कि तुरंत ठीक होना होता है। जी। और वास्तविकता में जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आया और अगर एक पैरासीटामोल की गोली खा ली तो वो तुरंत ठीक हो जाता, तो उसको लगता है क्योंकि वो कॉस्टली नहीं भी नहीं पड़ती। लेकिन कहीं कहीं अगर कोई नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, जैसे बीपी हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गया, या लगभग 90% बीमारियां जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिसमें लंबे समय तक दवाइयों की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बीपी की, शुगर की, या और भी कोई जैसे हार्ट की बीमारी है उसको, अगर वो लंबे समय से 10 साल 20 साल तक दवाएं खाएगा तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट तो दिखेंगे। और आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चीज है कि अगर वो लंबे समय तक भी उसका सेवन करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई साइड इफेक्ट होंगे भविष्य में भी। तो काफी सारी चीजें हैं, तो आयुर्वेद को अपन यूं कह सकते हैं कि काफी बेहतर चिकित्सा पद्धति है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक चिकित्सा अच्छी नहीं है, समय के अनुसार वो भी अच्छी है, और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर है। अच्छा सर, आयुर्वेद जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है? आयुर्वेद जीवन में परिवर्तन ऐसे लाता है कि जीवन जीने की एक जो कला है वो आयुर्वेद के अंदर है। और बचपन से ही व्यक्ति आयुर्वेद से जुड़ जाता है। अगर हम घर में बात करें तो क्या हल्दी, नमक, तेल, काली मिर्च, लहसुन, प्याज, ये सब एक आयुर्वेद का एक हिस्सा है। अगर हम किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं तो वो आयुर्वेद से व्यक्ति बचपन से ही जुड़ जाता है। अच्छा सर, अगर अपन आयुर्वेद की बात करें तो मैंने सुना है कि आयुर्वेद के अंदर जो विधियां हैं और जो आयुर्वेद के नियम है, अगर उसका कोई व्यक्ति अगर शुरू से अगर उनका पालन करता है तो उसे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, काफी सारी चीजें हैं कि आयुर्वेद के अंदर, जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, कि सुबह हमको कब उठना चाहिए, कब मंजन करना चाहिए, कब जीवा को साफ करना चाहिए, कौन से मौसम में हमको कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन से मौसम में हमको क्या करना चाहिए। अगर इस चीज़ का नॉलेज अगर सब जगह मिल जाए, हम कोशिश करते हैं, वैसे हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको बताते हैं हम दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में कि आपको इस मौसम में ये खाना चाहिए, इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए। अगर उसका अगर नियमित रूप से पालन करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिजीज किसी व्यक्ति को होने की संभावना रहेगी। अभी जैसे आपने कहा कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अगर गाइड कर देते हैं मेजरली बड़ी बड़ी चीजें कि इस मौसम में ये चीज खाने से ये रोग हो सकता है, तो इससे बचाव हो जाए तो उनका भी भला हो जाता। अपन एक छोटी सी बात बताऊं मैं, जैसे हम सर्दी के मौसम की बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारी की पचाने की जो क्षमता है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। जी। वो इसलिए बढ़ जाती है कि जब मौसम सर्दी का होता है तो जो हमारे रोम छिद्र होते हैं शरीर के, जी। वो सब क्या होता है, बंद हो जाते हैं। सर्दी की वजह से जी। बंद होने से क्या होता है कि शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकल नहीं पाती है। तो हमने नोटिस किया होगा कि सुबह उठते से ही हम लोगों को भूख लगने लग जाती है, जी। जबकि गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी नी के बराबर भूख लगती है। सर्दियों के मौसम में जैसे हम, जैसे उड़द की दाल के लड्डू हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज का चूर्ण, ऐसी ताकत वाली चीज़ें लेते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं बहुत सारे लोग गूंद के लड्डू वगैरह, जैसे महिलाएं भी गूंद के लड्डू बना के खाती है, तो वो उस मौसम में फ़ायदा करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उस टाइम बचाने की क्षमता इतनी मजबूत होती है कि वो साल भर का जितना भी हमको हैवी खाना है या अपने शरीर को चलाना है साल भर के लिए, तो वो सर्दियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यही गर्मी में होता है। गर्मियों में हमारी क्या पाचन शक्ति काफ़ी डाउन हो जाती है, तो हमारा मन करता है कि हम लिक्विड डाइट लें। लिक्विड में जैसे जूस वगैरह पी लें, नारियल पानी पी लें। अगर हैवी खाना खाते हैं तो अपन ने देखा होगा कि शरीर की भी गर्मी बढ़ जाएगी, तो चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, दांत, खाज, खुजली, ये सब बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और विस्तार में बात करेंगे तो इसके लिए 2-3 दिन लग जाएंगे अपन। जी। अक्सर मैंने देखा है सर कि जो अपना जो पुराने जो पूर्वज थे या जो अपने से जो पहले वाली जो पीढ़ी थी, वो आयुर्वेद को लेकर ज्यादा सजग थी, और आज की जो पीढ़ी है वो उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पुराने लोग समझते थे, उनको पता था कि कब कौन सी चीज़ लेने से हमको फ़ायदा होगा, और उनको पता था कि कुछ चीज़ें लेने से हम जीवन भर के लिए ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि किसी व्यक्ति को उस टाइम के चिकित्सा सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी, हर जी। जगह कोई डॉक्टर मिलना, या पुराने ज़माने में वैद्य हुआ करते थे तो वो चिकित्सा करते थे। नाड़ी वैद्य भी हुआ करते थे ऐसे, जो अपनी नाड़ी देख के बता देते थे कि आपके
अगर कोई ट्यूमर है, कोई भी ट्यूमर है या कोई कैंसर की गिठान वगैरह है, तो उसकी साइज तक का वो नाड़ी देख के पता लगा सकते थे। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होता था तो उस टाइम लोग हल्दी की फाकी ले लेते थे या हल्दी वाला दूध पी लेते थे। और घरेलू चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी, जैसे किसी को कान का दर्द है तो एक सुदर्शन के पत्ते होते हैं, तो सुदर्शन के पत्तों को कान के रस मतलब कान में एक एक बूंद डालने से कान ठीक हो जाया करता, तो वो ज़्यादा आसानी और आसपास मिल जाती थी। और ऐसी चिकित्सा सुविधाएं जैसे अस्पताल, डॉक्टर, इंजेक्शन और ये सब चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। तो आयुर्वेद उस समय मतलब अगर हम बात करें तो, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आयुर्वेद अनादि है। मतलब ब्रह्मा जी ने भी इसका स्मरण किया था। तो भगवान जब ब्रह्मा ने उनका स्मरण किया, मतलब ब्रह्मा जी के होने से पहले ही आयुर्वेद यहाँ विद्यमान थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आयुर्वेद से जुड़ा हो तो काफ़ी सालों से है और चल रहा है। अच्छा सर, जैसे वैसे तो पूरी प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, पादप हैं, उन सब का आयुर्वेद के अंदर एक खासा महत्व है। फिर भी अगर अपन आज की बात करें कि अपने आसपास में कुछ ऐसे वृक्ष या ऐसे पेड़ पौधे जो लोगों के लिए संजीवनी साबित हो, जिसका छोटा सा उपयोग नियमित रूप से करने से उन्हें बड़े रिजल्ट मिल सके, ऐसे कोई दो चार पौधे आप अगर दर्शकों को ऐसे बताएं। पौधे अपन को आराम से मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम घर में जो हमारी तुलसी का पौधा है जिसको हम तुलसी माता के नाम से भी जानते हैं। उसको माता इसलिए कहते हैं कि माँ बच्चों का पोषण भी करती है और उनका ध्यान भी रखती है। तो तुलसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार अगर किसी को आता है और उसका अगर काढ़ा बना के सेवन करें तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। उसका बहुत सारे लोग चाय के अंदर भी डाल के पी सकते हैं, उसका अर्क निकाल के भी लेते हैं, कोई स्वरस बना के भी लेते हैं। तो तुलसी हर जगह मिल जाती है। तो सबसे प्राथमिक चिकित्सा मैं मानता हूँ कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम सर्दी खांसी होती है तो वो घर पे ही कर सकता है। इसके अलावा एक जैसे अपन बात करें गिलोय, जिसको अब कोविड के टाइम में तो सब कुछ जानने लगे हैं सब लोग के, उससे पहले तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो। लेकिन अभी मैं ये मानता हूँ कि 90% लोग वो गिलोय के बारे में सब कुछ जानते हैं कि गिलोय क्या है। गिलोय क्या होती है कि एक बेल होती है जो किसी भी पेड़ पे चल जाती है, लेकिन उसके जो गुण धर्म की बात करें तो जो नीम के पेड़ पे चलती है। गिलोय का काम ये होता है कि जिस पेड़ पे चलती है उसके गुण वो ग्रहण कर अपने लेती है। अंदर। तो गिलोय अपने आप में ऐसा पौधा है कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है। अगर किसी को चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, अभी तो एक नया रिसर्च आया कि एंटी कैंसरस भी है गिलोय। तो इम्यून पावर को इतना मजबूत कर देती है कि ये छोटी मोटी बीमारियां अपने सामने नहीं आ पाएगी। तो काफ़ी और भी बहुत सारे वनस्पतियां हैं, लेकिन ये मेन मैं मानता हूँ कि तुलसी और गिलोय अगर हर घर में है और तो बहुत ही अच्छा, वहाँ छोटी मोटी बीमारियां घर में नहीं आएगी। अच्छा, पहले सर दादी नानी के नुस्खे भी हुआ करते थे, तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं आयुर्वेद ही पीछे जो मुख्य रूप से जुड़ा होता था, वो आयुर्वेद ही होता था। आज के ज़माने में भी लोग उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और काफ़ी घर के अंदर आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाते हैं। आप भी समय-समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं और लोगों को जगह-जगह जाकर आप बताते भी हैं और आपके बारे में काफ़ी सुना भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके पास जो मरीज़ आते हैं, उनमें सर्वाधिक अभी कौन-सी बीमारी देखी जा रही है जिसको लेकर लोग आयुर्वेद का रुख कर रहे हैं या सर्वाधिक रूप से उससे परेशान हैं? तो आयुर्वेद में पेशेंट का आना सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए हमारे पास जब पेशेंट आता है तो काफ़ी सारी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज तो बहुत रेयर आता है हमारे पास। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिन जैसे घुटनों का दर्द है, जिनके घुटनों के बीच में गैप कम हो गया है, जिनके बीच में जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, मतलब घुटने इतने घिस गए हैं। तो उसके बाद वो हमारे पास लास्ट समय में आता है तो हमको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। हो सकता है कुछ दवाएं हमको बाहर की भी लिखनी पड़ जाती है गवर्नमेंट के अलावा, जो कि कॉस्टली भी पड़ती है। इसके अलावा अ, जो पेशेंट अगर अभी की बात करें वर्तमान में, तो कोविड के बाद जो हमने मरीज देखे हैं वो लगभग शुगर के बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उन लोगों में परमानेंटली शुगर हो गए, कुछ लोग टाइप 1 के भी हैं, कुछ लोग टाइप 2 के भी हैं। और शुगर अपने आप में सिर्फ शुगर बढ़ना एक
यूं नहीं कह सकते हैं कि खाली शुगर है, शुगर के साथ साथ उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनके पाँव के तलुओं में जलन भी होती है, उनको दर्द का एहसास भी होता है। वो अपने आप में ऐसा लगता है उनको कि हमारा शरीर गलने लग गया है। अगर बढ़ी हुई शुगर है ना, अगर व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे ना, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कभी भी उनका हार्ट और किडनी कभी भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके के मरीज अधिकतर मैं देख रहा हूँ, तो जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, और जो लंबे समय से गठिया से पीड़ित हैं, आर्थराइटिस है, और जो शुगर के पेशेंट है, काफ़ी सारे आते रहते हैं, लेकिन लेट बहुत आते हैं, तो हमको भी टाइम लग जाता है। अब रही बात, बहुत सी बार लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करती है। धीरे धीरे काम नहीं करती, वो तुरंत काम करती है, लेकिन व्यक्ति हमारे पास, या यूं कहें कि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आता है, काफ़ी सालों के बाद, इधर उधर घूमने के बाद वो आता है। और पेशेंट इतना नॉलेजेबल होता है कि उसको उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता होता है। उसको पता होता है कि घुटनों में क्या कम हो गया है, कितना ग्रीस खत्म हो गया, उनको सब चीजें पता होगा। कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको कुछ पता होता है कि मेरी खाली पेट इतनी रहनी चाहिए, खाना खाने के बाद इतनी रहनी चाहिए। उसको पता होता है कि मुझे दिन भर में क्या क्या रूटीन है, फिर भी वो लोग उनका पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में भी हम, वो लास्ट में जब हमारे पास आते हैं, तो हम पूरा प्रयास करते हैं ठीक करने, वो काफी हद तक, लगभग 90% से ज्यादा लोग बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट भी हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा है सर के जो आयुर्वेद के बारे में मेरे जितना जानता हूँ या मेरे नॉलेज में जितना है, ये बेसिकली 3 सिद्धांत पे काम करता है, वात, पित्त और कफ। इसके ऊपर अपना पूरा शरीर चलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देते। जब हम वात पित्त कफ के बारे में बात करें, तो ये तीन दोष होते हैं हमारे शरीर के। त्रिदोष जो सिद्धांत होता है कि वात पित्त कफ के ऊपर ही सारा कुछ चलता है। वात का मतलब हम वायु से गिनते हैं, और पित्त का मतलब अग्नि, और कफ का मतलब जल से गिनते हैं। तो हमारा क्या शरीर क्या पंच महाभूतों से बना हुआ होता है। तो वात पित्त कफ, जैसे हम वात की बात करें तो वात से 80 प्रकार की बीमारियां शरीर में होती है। पित्त की बात करें तो 40 प्रकार की, और कफ की बात करें तो 20 तरह की बीमारियां होती है। अगर हम किसी भी डिजीज को अगर हम देखते हैं, भले सर्दी खांसी जुकाम बुखार, भले वो किडनी पेशेंट हो गया, हार्ट पेशेंट हो गया, थायराइड का हो गया, या और भी किसी भी बीमारी का, तो हम इसको वात पित्त कफ के अनुसार अगर हम इलाज करते हैं तो बहुत तीव्रता के साथ ठीक हो जाता है। हम यूं नहीं सोचते हैं कि यार इसको सिम्टम्स ये हैं, तो सिम्टोमेटिक चिकित्सा हम बहुत रेयर करते हैं। हम उसके प्रकृति को डिसाइड करके कि इसको वात प्रकृति है कि पित्त है या कफ है, अगर दोषानुसार हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो सर, आज के ज़माने में कॉमन चीज़ें देखी जाती है, उसके अंदर जो महिलाएं होती है, उनके अंदर जो विशेष रूप से जो बीमारी देखने को मिल रही है, वो है एक पीसीओडी की बीमारी। तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा आयुर्वेद इसको किस किस प्रकार से ठीक करता है? पीसीओडी की जब हम बात करते हैं, तो पीसीओडी का अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, या पीसीओएस भी कह सकते हैं। अधिकतर जो होता है वो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, तो जिन महिलाओं में, जो महिलाएं जैसे बाहर का फास्ट फूड या मिर्च मसालेदार चीज़ें हैं, जिनका आहार विहार सही नहीं है, या उनका रूटीन वर्क सही नहीं है, तो उन लोगों में होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। और पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें, तो मेन सिम्टम तो वही होता है कि उनका जो मासिक धर्म है वो नियमानुसार नहीं होता है, या महीने से महीने आना चाहिए वो नहीं हो पाता उनका। कभी किसी के 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 4 महीने तक महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं। तो वो सारा उनका जो खान पीन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, दिनचर्या और ऋतुचर्या, अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या का अगर समय के अनुसार पालन किया जाए कि कब कौन क्या क्या खाना चाहिए, और बाहर के चीज़ों से अगर हम दूरी बनाए रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पीसीओडी के होने के चांस ही नहीं होते। चिकित्सा पद्धति में तो बहुत सारी दवाएं हैं, और काफ़ी सारा चल ही रहा है। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि बाहर की चीज़ों से दूरी बनाए रखें, तो मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में बाहर की चीज़ों से दूरी बनाए रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन्हें अमूमन कम कर दिया जाए और कुछ चीज़ें जो है वो आयुर्वेद की अपना ली जाए, तो किसी हद तक कम किया जा सकता है इसको, या? नहीं, अगर कहीं न कहीं अगर बीमारी है, अगर किसी को अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर, सोनोग्राफी के अंदर या सिम्टम्स हैं उनके अंदर पीसीओडी के, और अगर मैं यूँ कहूँ कि आप कुछ-कुछ खा लेना, और कुछ दवाएँ मैं दे देता हूँ वो ले लेना, तो ठीक होने की संभावना नहीं है। ठीक होने की संभावना इसलिए नहीं है कि वो थोड़ा-थोड़ा करके तो इकट्ठा हो ही रहा है, जो कि बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उन महिलाओं में वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा करके अपन अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं। तो यूँ नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप खा लेना और फिर मैं दवाई दे दूंगा ठीक हो जाएगा।
ठीक होने की संभावना तो तब रहेगी जब वो पूरी तरीके से परहेज कर पाएंगे, और परहेज ही सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें तो एक आयुर्वेद का एक अच्छा सिद्धांत है निदान परिवर्जन, मतलब जिस चीज की वजह से जो बीमारी हुई है और उसके विपरीत जो चिकित्सा है। जैसे हमको ठंड लग रही है तो उसको ठीक करने के लिए हमको या तो कोई न कोई गर्म चीजें लेनी पड़ेगी, या मतलब सर्दी के मौसम में अपन को धूप में बैठने का मन करता है, तो वो उसको दूर करने के लिए निदान परिवर्तन चिकित्सा हो गई। जैसे किसी को शुगर है, अगर मैं कह दूं कि थोड़ा थोड़ा मीठा खाते रहना, तो वो ठीक थोड़ी हो पाएगा। तो जी। निदान परिवर्तन परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। उसको जिस वजह से जो बीमारी हुई है उसके विपरीत चिकित्सा, और जिस वजह से हुई है उसको तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि लोग जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज ये खा लूं, आज मेरा ये खाने का मन है तो ये खा लूं क्या। तो सर का यही कहना है कि अगर आपको पूरी तरीके से ठीक होना है तो जो भी चीज़ें अवॉइड करने की है उन्हें पूरी तरीके से अवॉइड आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, आपके पास अमूमन मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट आते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो पेशेंट इनके रिगार्डिंग जिद करते हो कि भाई आज मैं ये खा लूं, आज मैं वो खा लूं। हाँ, बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई शुगर का पेशेंट आया है, तो हम लोग क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर क्या कहते हैं मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं मीठा खाने से। जिस जिसके अंदर, जैसे हम आयुर्वेद की बात करें तो आश्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य तक अनुप्रसा, मतलब जो लोग रोजाना दही का सेवन करके और नींद निकालते हैं उनको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो नए गेहूं का सेवन करते हैं, अपन लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पुराने गेहूं को इकट्ठा करते थे, नया गेहूं मतलब रखते थे, और पुराने गेहूं का सेवन करते थे उनको पीस के खाने का। और आजकल चलन हो गया है कि जैसे ही मार्केट में नया फ्रेश। गेहूं आया उसको पीस के खाते हैं। तो नए शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि नए गेहूं खाने से तो शुगर लेवल बहुत हद तक बढ़ता है। तो पुराने गेहूं ज्यादा बेहतर है। दही खाने के लिए हम रोकते हैं क्योंकि दही खाने से शुगर बढ़ती है, क्योंकि कब बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर दही खाने में क्या है, दही खाने में कब बढ़ेगा, तो शुगर अपने आप में बढ़ेगी, वो इंसुलिन को दबा देगा। इसके अलावा दिन में सोना, जैसे हम यूं नहीं कहें कि खाली खाने पीने की वजह से ही आदमी बीमार हो रहा है। अगर हम बात करें तो आहार और विहार की बात करते हैं। विहार मतलब जो व्यक्ति दिन में रोजाना सो रहा है, विशेष करके सर्दी के मौसम में, तो उसको शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसका यूं है क्योंकि दिन में सोने से कब बढ़ रहा है, और नेचुरली कब तो है ही है सर्दी के मौसम में। गर्मी में हो सकता है कि हम आधा एक घंटा रेस्ट कर लें या आंख बंद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सर्दियों के मौसम में दिन में सोना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा सर, आपने अभी एक दिनचर्या की बात कही, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपकी दिनचर्या कब से शुरू होती है और कैसे चलती है और किस प्रकार से खत्म होती है। एक उत्तम दिनचर्या क्या होती है। जब मैं दिनचर्या की बात करूं तो मेरा दिनचर्या का ऐसा है कि मैं 2 टाइम खाना खाता हूं, बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करता हूं। चाय, जब मैं बात करूं तो 2012 के आसपास की बात है, जब मैं हरिद्वार गया था, पतंजलि योगपीठ में था, तो हमारी कुछ क्लासेस वगैरह लगती थी वहाँ। तो सर्वप्रथम हम क्या है कि उस समय राजीव जी दीक्षित के हम लेक्चर सुनते थे, तो उनका एक बहुत अच्छा चाय का लेक्चर है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दिन से मैंने चाय पीना छोड़ दिया था, और आज तक मैं चाय नहीं पीता हूँ। और रूटीन की बात करें जब दिनचर्या की, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद छोटा मोटा योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं, और जो नहाना धोना फ्रेश होना। लेकिन मेरा एक नियम है, मैं मेरा जो भोजन है वो 9 बजे से पहले हो जाता है। क्योंकि 9 बजे से पहले का मतलब ये है कि अगर मैं छोटी साड़ी हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मौसम जब सर्दियों का मौसम है तो हॉस्पिटल का टाइम 9 बजे का है, तो मैं लगभग 8:30 तक भोजन कर लेता हूँ। लेकिन जब गर्मियों के मौसम में हॉस्पिटल 8 बजे का है तो मैं लगभग 7 बजे के आसपास भी भोजन कर लेता हूँ। मैं यूँ मानता हूँ कि सुबह जो हमारी पचाने की क्षमता है वह सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब हमको जितना भोजन करना है, लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जबकि ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। सुबह हमारा एक लंच होना चाहिए, और बहुत हैवी, जितना अपन हैवी खा सकें वो होना चाहिए। और शाम का भोजन जो है, शाम का भोजन हमारा सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो हम भोजन शरीर में डाल रहे हैं वो किसी काम का नहीं, वो अंदर जाके सड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि उसको वो पचता है, वो सिर्फ हम पेट भरने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद हमारी पचाने की क्षमता बिल्कुल
नी के बराबर हो जाती है। और सूर्यास्त के बाद जो लोग भोजन करते हैं, हमारे अभी एक डॉक्टर बी स्वरूप का एक रिसर्च आया था, उनका कहना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन करने से कैंसर होने के 90% से ज्यादा चांस है। तो ये तो अभी वर्तमान में भी सिद्ध हो रहा है। तो उस समय तो लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उस जमाने में तो लाइट की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। उस जमाने में तो जो सूर्य का प्रकाश था, उस रोशनी में लोग रोटी बना के खा लिया करते थे। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे निवेदन तो यही है कि उनका भोजन का जो समय है, अगर वो सुधार लें कि सूर्यास्त से पहले हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है या बीपी है, शुगर है, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो होने के चांस नहीं रहेंगे। अच्छा, तो आज के ज़माने में सर अपन देखते हैं कि जो बच्चे हैं या जो अमूमन किशोर अवस्था के अंदर आते-आते जो बच्चे हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम देखी जाती है। या वो थोड़ी-सी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं या वो थोड़ा-सा काम करके थक जाते हैं। तो ये पढ़ाई का स्ट्रेस है या ये अभी जो आयुर्वेद से हट के चल रहे हैं वो है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ना तो हम इसको पढ़ाई का स्ट्रेस भी नहीं कह सकते हैं, ना आयुर्वेद से दूरी का कह सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो समय के अनुसार या जमाने के अनुसार चल रही है। ये सब दिक्कतें कब आ रही है कि लोग क्या प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उनको समय ही नहीं है किसी चीज का। जी। अभी तो मोबाइल में लोग इतने व्यस्त है कि उनको पता ही नहीं कि सामने क्या हो रहा है। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, और फ्रेश होने जा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं। तो उनसे अगर वो एक चीज बराबर छूट ही नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति को अगर मोबाइल नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चों की जब हम बात करें, तो सभी बच्चों की माएँ हैं, लगभग जो जितने भी माता हैं, वो लगभग उनको मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं, और वो मोबाइल आराम से देखता रहता है। उनको पता ही नहीं है कि वो कितना खिला रहे हैं, उसको भी पता नहीं है कि मुझे कितना खाने की कितना कितनी खा जरूरत रहा है। है, बस वो जब तक मोबाइल चल रहा है तब तक खा खा रहा रहा है। है। और माँ भी यूं सोचती है कि मैं खिला रहा हूँ, नहीं अच्छे से खा रहा है तो इसको खिलाने दो। और उनका भी एक टारगेट होता है कि ये इतने साल का हो गया तो इतनी रोटी तो देनी ही है। जबकि ऐसा नहीं है, बच्चे को भूख कितनी है वो डिपेंड करता है। अब वो मोबाइल देखते देखते अपन चाहे जितना खिलाए वो खा लेगा, तो उसका पेट खराब हो जाएगा, या तो उसको दस्त लगेगी, वॉमिटिंग होगी, या बीमार हो जाएगा। तो काफी चीजें हैं जो समय के अनुसार चल रही है, वो उससे छूट पाना भी मुझे नहीं लग रहा है कि संभव है। लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें हम। अच्छा सर, एक इंडोर और आउटडोर गेमिंग का भी एक बड़ा इशू रहता है। आजकल जो बच्चे हैं वो सारे इंडोर में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका बहुत सारा नुकसान है। इंडोर से क्या होता है कि बच्चा क्या है कि खुल नहीं पाता है, ना तो प्रकृति से जुड़ पा रहा है। अगर वो बच्चा बाहर निकलेगा तो धूल मिट्टी वगैरह सब चीज़ों में रहेगा, और बाहर की माहौल में रहेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको सीखने को भी मिलती है, और उसके शरीर के लिए फायदेमंद है। क्योंकि जब वो बचपन से ही जब वो अपनी मिट्टी से जुड़ जाता है बच्चा, तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं। तो वो जब वो उन बचपन से संपर्क में आ जाएगा, तो इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि भविष्य में उसको कोई बैक्टीरिया वायरस संपर्क में आएगा तो वो इम्यून पावर उसको खत्म कर देती है। लेकिन आजकल क्या गेमिंग के अंदर इतना हो गया है कि उसको बस उसके अंदर ही घुसे रहना है, और उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। बाहर की दुनिया से भी कोई कनेक्शन नहीं है उनको, किसी से कोई काम ही नहीं, बस मोबाइल को अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। अच्छा, अगर अपन एक इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें या ऐसे किसी ड्रिंक की बात करें जो माताएं अपने बच्चों को बनाकर पिला सकती है जिससे उनके अंदर शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों की पूर्ति हो, तो हाँ, ऐसी कोई रेमेडी आप सजेस्ट करना चाहें? उसके लिए सबसे पहला काम मैं बता देता हूँ कि जिनके पास अगर वास्तविकता में अगर पैसे खर्च कर सकते हैं कोई भी, तो स्वर्ण प्राशन करके एक संस्कार है जो कि 16 संस्कारों में से एक है। मतलब जब हम शास्त्रों की बात करें, तो उस जमाने में भी स्वर्ण भस्म को शहद में मिला के बच्चों को चटाया जाता था जब बच्चे का जन्म होता था। तो उससे उसकी इम्यून पावर इतनी बढ़ जाती थी कि उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह बहुत रह रहता था। अभी तो राजस्थान सरकार के अंदर भी स्वर्ण प्राशन ड्रॉप हमारे जिला चिकित्सालय पे पिलाई जाती है, और वो पुष्य नक्षत्र में बहुत अच्छा काम करती है। महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र आता है, उस दिन अगर उस बच्चे को ड्रॉप पिलाई जाए स्वर्ण प्राशन, तो उनकी लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, केचप पावर बढ़ना, सर्दी खांसी जुकाम बुखार से बहुत अच्छी तरीके से रक्षा हो जाती है। लेकिन अगर कोई परचेस कर सकता है तो मार्केट में कहीं भी स्वर्ण प्राशन नाम से कोई अच्छी कंपनी की मिल जाए तो वो परचेस कर ले, और डेली रूटीन में जितने वर्ष का है उसके अनुसार, जैसे बच्चा अगर 1 वर्ष का है तो उसको 1 बूंद, अगर वो 5 वर्ष का है तो उसको 5 बूंद रोजाना पिला सकते हैं। पुष्य नक्षत्र है तो उसमें डबल डोज दे सकते हैं। तो वो बहुत ही फायदा करती है। इसके अलावा
एक मुलेठी का टुकड़ा आता है जब हम छोटा बच्चा होता है, तो मैं मानता हूँ कि छोटे बच्चे के गले में अपन एक मुलेठी का टुकड़ा बांध दें। जैसे बच्चों में दांत दाढ़ वगैरह आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ न कुछ उनको मुंह में लेना होता है। जी। अगर वो मुलेठी उसके पास है तो वो कहीं ना कहीं मुलेठी को अंदर रख के चबाएगा, तो अगर उसका रस भी अंदर जाता है तो उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा और काफी एनर्जेटिक रहेगा। बच्चों को हम लोग क्या करें, प्लास्टिक के खिलौने पकड़ा देते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का अंश चला जाता है। उस जमाने में लाख के खिलौने आते थे जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। तो काफी सारी चीजें हैं और भी। अच्छा सर, मौसमी बीमारियों से हटकर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो लोगों के अंदर अमूमन देखी जाती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया। तो इसको लेकर लोग क्या करते हैं कि जो पुराने लोग थे वो तो इसमें काफी परहेज वगैरह रखते थे, और आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है इसके अंदर लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। देखो, हम जब टाइफाइड की बात करें तो एक जमाना में इसको मोतीसर बाबूजी के नाम से जाना जाता है, कि जी हमारे यहाँ मोतीसर बाबूजी के जी नाम जी। से परहेज कराए जाते हैं। क्योंकि वास्तविकता में अगर हम इसको आयुर्वेद से जोड़ें तो ये एक आंतरिक ज्वर है। आंतरिक ज्वर मतलब आंतों की एक बीमारी होती है जिसमें हमारी एक तो बचाने की क्षमता भी डाउन हो जाती है और आंतें बहुत कमजोर हो जाती है। अगर हमने कुछ भी हैवी डाल दिया, और हैवी डालने का मतलब है कि हमने कुछ भी मिर्च मसालेदार चीजें खा ली या और कोई जैसे भारी भोजन कर लिया है, तो आते वैसे ही एक तो कमजोर है, अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और जब हमने देखा होगा कि टाइफाइड जब भी होता है और हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं या एक ड्रिप वगैरह लगाते हैं या गोली दवाई खाते हैं, तो उसको लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर जब वो खाना खाता है तो फिर बुखार चढ़ जाता है। फिर वो गोली दवाई लेता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर वो खाना खाता है तो फिर बुखार चढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते काफी लोगों को हमने देखा होगा कि किसी को महीने 2 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मोतीसर बाबूजी के नाम से बैर धागा करवा के लाते हैं या उनके वहां जाते हैं, तो वो काफी सारी चीजों का परहेज बताते हैं, जैसे शराब से दूर रहना है। क्योंकि जब आंतें इतनी कमजोर हो गई है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर शराब का सेवन कर लिया है तो वहां क्या आंतें कट लग जाता है। और बहुत सारे लोगों की, अब अभी अपन ने किसी का सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता है कि जो लोग परहेज नहीं करते हैं तो टाइफाइड में भी डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और अधिकतर ये जो लोग हैं, अगर इसको मोतीसर बाबूजी के नाम से अगर डराया नहीं जाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोग परहेज करेंगे। वो लोग उस डर की वजह से शराब से भी दूर रहते हैं और शराबी से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा वो उनके वहां परहेज होते हैं कि छोटा मोटा दलिया वगैरह खाना है, तो उस परहेज के द्वारा आते अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई दवाई की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा है तो मैं मानता हूं कि अगर हम घरेलू चिकित्सा की बात करें तो उसको छोटा मोटा भोजन में अन्न बंद करके उसको, मेरे जो खुद के अनुभव की बात करूं, अगर किसी व्यक्ति का टाइफाइड अगर 3 दिन में ठीक करना है तो सबसे पहला है कि उसको मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह खिलाई जाए। उसको जितनी बार भूख लग रही है उतनी बार खिचड़ी, अन्न को छोड़ के। इसके अलावा 3 चीजें ऐसी है जिसके बारे में बाबा रामदेव जी भी बताते हैं, राजीव जी दीक्षित भी बताते हैं, जैसे जिसमें कि एक तो हम अंजीर ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, और एक खूब कला करके जो किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अगर हम 1 से 2 ग्राम खूब कला ले लें, 5 अंजीर ले लें, 20 से मुनक्का दाग ले लें, इनको या तो हम चटनी बना के ले लें या फिर इनको उबाल लें पानी के अंदर, 2 गिलास पानी में उबाल लें और उसका रस निकाल के, या यूं कहें कि काढ़ा बना के 1 कप सुबह ले लें, 1 कप शाम को ले लें और खिचड़ी खा लें, तो बहुत तीव्रता के साथ रिकवरी हो जाएगी। उनकी भूख भी बढ़ जाएगी। जो सिम्टम्स है सर्दी खांसी जुकाम या बुखार वगैरह, हाथ पांव दर्द, वो तीव्रता के साथ ठीक हो जाएंगे। उनको बार बार बुखार की दवाएं भी नहीं खानी पड़ेगी। बाकी तो अपन ने देखा होगा, कोई व्यक्ति 5-7 दिन वहां इलाज करा लिया तो वहां थोड़ा ठीक रहा, फिर बीमार हो गया तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, जबकि डोज वो की वही दी जाती है। तो बार बार उलझता ही रहता है, उसको पता ही नहीं है कि इन सबका भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है। तो वो लंबे समय तक चल रहा होता है। एक चीज अपन ने देखी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि 10 साल 10 साल पहले सर मेरे को टाइफाइड हुआ था और मैं आज तक, मतलब मैं उतना मजबूत नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम उसने कोई परहेज करे ही नहीं है। वो ठीक जरूर हो गया है, लेकिन उसके आते अभी तक इतनी कमजोर है, उसका शरीर अभी तक उतना कमजोर रहता है। तो इन चीजों का सेवन करेंगे और घर पे ही उपाय कर लेंगे तो बहुत तीव्रता के साथ और आराम से ठीक हो पाएगा। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि अन्न छोड़कर खिचड़ी खानी चाहिए।
तो मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि आप किस खिचड़ी की बात कर रहे हैं और ये मैं मूंग की दाल की खिचड़ी की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत टेस्टी होती है। दो तरीके से होती है। फर्स्ट तो कि छिलके वाली भी ले सकते हैं दाल मूंग की, और बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। मूंग की दाल जो बिना छिलके वाली होती है वो बहुत टेस्टी बनती है। हमको करना कुछ नहीं है, एक छोटी चम्मच तेल लेना है, उसमें जीरे का बघार लगाना है, और उसमें नमक, हल्दी, कलर आ जाए उतनी हल्दी लेनी है, मूंग की दाल लेनी है, पानी डालना है और नमक डालना है, और उसको इतना उबालना है कि वो पानी कट जाए और खिचड़ी जैसी बन जाए, तो वो उसका सेवन करना है। मैं मानता हूँ कि बहुत टेस्टी होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है, और बहुत हाई प्रोटीन होता है, तो वीकनेस का तो सवाल ही नहीं रहता है। और इसके सेवन के बाद मैं ये मानता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि अगर मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन कर रहा है तो उसको बुखार आने की संभावना नहीं रहेगी, और टाइफाइड को ठीक होने में बहुत अच्छी सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा एक दवाई की अगर हम छोटी मोटी बात करें, तो जब हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि तुलसी का पौधा की, तो तुलसी क्या होती है कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों पे काम करती है, और टाइफाइड में भी बहुत अच्छा काम करती है। और उसके अगर हम काढ़े का सेवन, या यूं कहें कि पानी के अंदर उबाल लें, जो लोग चाय के बहुत आदी है, वैसे तो चाय मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर जो लोग चाय के आदी हैं तो चाय के अंदर तुलसी के 5-7 पत्ते डाल दें और उसको चाय बना के पी लें, और या काढ़ा बनाए तो सबसे अच्छा है, तो वो भी बहुत बेहतर काम करेगा उस टाइफाइड में। अगर कोई लोग चाय पीने के आदी हैं तो उनके लिए कोई आयुर्वेदिक चाय बन सकती है जिसके अंदर पत्ती का उपयोग ना हो और हाँ, आयुर्वेद का उपयोग हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए काफी लोग पूछते रहते हैं कि चाय का कोई अल्टरनेट है क्या। फर्स्ट तो मैं बताऊं कि चाय इतनी नुकसानदायक हो सकती है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाय से लगभग 90 बीमारियां जो हैं वो चाय से आ सकती है। इसके लिए हो सकता है कि आपने कभी सोचा नहीं हो, लेकिन चाय क्या होती है कि उसकी बॉडी, चाय एसिडिक होती है, अपन सबको पता है। चाय एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछोगे तो उसको पता है कि चाय एसिड होता है, चाय के अंदर एसिडिक प्रकृति होती है, लेकिन फिर भी सेवन करता है। तो एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा को मैंने देखा, तो छोटा बच्चा था, जो लगभग 6-7 महीने का होगा वो। तो वो अम्मा क्या कर रही थी, सर्दी का बहुत जोरदार मौसम था, तो वो उनके पास चाय लेके आई उनकी बहू। तो वो क्या कर रही थी कि उस चाय के अंदर एक उंगली डाल के ना उस बच्चे को चटा रही थी कि इसको सर्दी नहीं लगेगी। और इसका मतलब ये है कि वो बचपन से आदत डाल रही है। बच्चा क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो दूध मांगना छोड़ देगा, वो सबसे पहले चाय मांगेगा। और चाय इतना बुरा नशा है, शराब से भी बुरा नशा है। आदमी एक बार शराब पीना बंद कर देगा, लेकिन चाय पीना बहुत रेयर बंद कर पाते हैं। जब तक उनको नहीं लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, तब तक तो वो चाय का सेवन छोड़ते ही नहीं है। और चाय, मैं बता चुका हूँ कि अगर हम बात करें बीमारियों की, तो अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक नाम की बीमारी भी जो है, मतलब जो हार्ट अटैक है वो भी चाय के द्वारा हो सकता है। कि जो लोग अति मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो वो क्या होता है कि एसिड बनाता है। वो एसिड क्या होता है कि जब पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि उसकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में वो दिखे। ब्लड गाढ़ा होने के बाद क्या होता है कि वो जब हार्ट में जाएगा तो वहां जाके एकदम ब्लॉक कर देता है, तो अटैक आने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि काफी लोग मेरे से सहमत नहीं हो कि चाय पीने के बाद कोई मर सकता है क्या, लेकिन मैंने इन दिनों में या इतने सालों में महसूस किया है कि चाय पीने के बाद भी अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम अभी देख रहे हैं, काफी टाइम से हम देख रहे हैं, और अभी तो कोविड के बाद तो बहुत लोगों को अटैक आते हुए देखा है। कोविड जो वायरस था, तो कोविड के बाद अपन ने देखा होगा कि ब्लड गाढ़ा होना ज़्यादा चालू हुआ है। जिन जिन लोगों को कोविड हुआ था, तो एक रिसर्च भी आया था कि उनका ब्लड में जो डी डाइमर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। अब चाय क्या करते हैं, चाय भी एसिडिक है और पहले से ही गाढ़ापन बढ़ा हुआ है, तो जिन लोगों को दिन में 10-12 चाय पीने की आदत है या 7-8 बार, ये क्या मैं अपने पर्सनल बात कर रहा हूँ जो मैंने अनुभव की है। जो लोग ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं तो कम उम्र में भी उनको अटैक आते हुए हमने देखा है। तो चाय तो अपने आप में नुकसानदायक है ही है। इसका अल्टरनेट बता देते हाँ, तो। इसके अल्टरनेट की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि चाय का अल्टरनेट के लिए हम एक मेथी दाने की कॉफ़ी ले सकते हैं। मेथी दाने की कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है, गुणकारी होती है। अगर हम बात करें कि घुटने के दर्द, कमर के दर्द, अगर किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, या किसी के, अगर हम यूँ कहें कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मेथी दाने की कॉफ़ी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा जब हम आचार्य बालकृष्ण जी की बात करें तो उन्होंने भी मेथी दाने
को जब दूध में उबालने की बात करी है तो वो बहुत एनर्जेटिक और ताकतवर सिद्ध हो सकते हैं। युवावस्था में जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, सभी तरीके की कमजोरी की बात कर रहा हूं मैं, वहां भी वो चाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। उस चाय का बनाते कैसे हैं, हमको करना कुछ नहीं है, थोड़े से मेथी दाने लेने हैं, मेथी दाने के मुश्किल से आधा चम्मच के आसपास लेने हैं, उसको तवे पे सेकना है हमको। सेकने के बाद हमको क्या करना है कि थोड़ा सा दूध लेना है और वो सिके हुए मेथी दाने उसमें डालना है। उसमें हम मीठा करने के लिए गुड़ या मिश्री मिला सकते हैं, और वो जो कॉफ़ी बनेगी मतलब टेस्टी भी रहेगी, थोड़ा बहुत कलर भी आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये अल्टरनेट बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। तो इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं? नहीं, वहाँ मेथी दाने को सेक के प्रिजर्व रख सकते हैं जी। चाय की पत्ती के जैसे, लेकिन वो महीने भर से ज़्यादा पुराना नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से संदेश दो चीज़ों का देना चाहूँगा। एक तो हम चाय या तो हमेशा के लिए त्याग दें तो बहुत अच्छा रहेगा, बंद कर दें तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा संदेश है कि हमको देशी गाय का जो दूध है उसका सेवन रोजाना करना चाहिए। रोजाना का मतलब है कि मैं दूध सुबह पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूध रात को पीने की बात कर रहा हूँ कि हर किसी भी व्यक्ति को गाय के दूध का सेवन, जो कि देशी गाय है, उसका अगर रोजाना दूध का सेवन करें तो एक आयुर्वेद शास्त्र में हमारी एक जो संहिता है जिसको हम अष्टांग हृदय करते हैं, जिसमें आचार्य वाग्भट जी ने कहा कि घी धृति मेधा अग्नि बल आयु चक्षु श्याम, मतलब जो मेधावी होना चाहता है, जिनको बहुत ज्यादा तेज चाहिए या बुद्धिमान होना है, तो उसके लिए उसको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। जिनके चेहरे की चमक बढ़ानी है उनको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को घुटने का दर्द, हाथ पांव का दर्द, कमर का दर्द है और नेचुरल कैल्शियम भी चाहिए, उनको देशी गाय का दूध का सेवन करना चाहिए, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये दो चीज़ें अगर हम सेवन, और सुबह का दूध मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि सुबह के दूध को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दौड़ना पड़ता है। और अक्सर हमने देखा होगा बच्चों के लिए हम कभी मना नहीं करते हैं कि सुबह का दूध नहीं पीना है। हम जो दौड़ नहीं पाते हैं बच्चे, क्या है कि सुबह उठते से दौड़ना है, चलना है, कूदना है, स्कूल जाना है, खेलना है, तो दिन भर उनके दूध का पाचन भी आसानी से हो जाता है। लेकिन हम लोगों की क्या, अभी के हमारे इस समय के अनुसार हम देखें तो हमारे बैठने के काम ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह अगर एक गिलास दूध पी के चले गए 10 बजे, फिर हमारा या तो लंच हो जाता है या ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो वो दूध तो बचा ही नहीं, उसके ऊपर और डाल दिया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए रात को गाय का दूध का सेवन करना चाहिए और चाय पीना अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, चूंकि आयुर्वेद का विषय काफी बड़ा है और अगर इस पर अपन विस्तृत में चर्चा करें तो मुझे नहीं लग रहा कि अपन 2-5 घंटे में भी इसे खत्म कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कभी बैठेंगे और इसके ऊपर अपन विस्तृत से और आगे चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर। आपको यह इनके द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, कौन कौन इन्हें जानता है और इनके द्वारा जो इलाज लिया है वो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं वापस किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।